हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। वेलकम बैक अगेन रैंक चेजर। तो बेटा जी आज हम लाए हैं सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट 2 जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म के बारे में। तो क्या होता है कंसंट्रेशन टर्म, उसमें हम केमिस्ट्री में जानने से पहले हम रियल लाइफ के थ्रू जानेंगे कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा जी कंसंट्रेशन टर्म ये होता है, देखो शक्ल देखो इसकी कितनी बढ़िया होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहला जो माइंड में बच्चे के जो क्वेश्चन आता है, आपके आया होगा, मैं भी जब पढ़ता था मेरे भी आता है, सर हम पढ़ते ही क्यों है कंसंट्रेशन के बारे में, इन टर्म्स के बारे में क्यों पढ़ा जाता है, चीज़ों को या सिंप्लीफाई क्यों नहीं किया जाता, सर इतने टफ चीज़ें क्यों पढ़ाई जाती है। तो बेटा जी इसका यूज क्यों किया जाता है और कहाँ किया जाता है, मैं रियल लाइफ एग्जांपल समझाने वाला हूँ। जैसे कि मेडिकेशंस, ये क्या है, मेडिकेशन है, दवाइयाँ जो हम लेते हैं, खाने पीने की सिरप है, टैबलेट्स है, उनको बनाने के लिए जो फॉर्मूलेज यूज की जाती है, फार्माकोलॉजी में जो फॉर्मूला यूज की जाती है वो है कंसंट्रेशन टर्म। कल आप डॉक्टर बनोगे, जो भी कुछ करोगे आगे जाके, कई मेडिसिन की कंपनियां भी खोलेंगे, मेडिसिन भी बनाएंगे, वैक्सीन भी बनाएंगे, हर चीज में कंसंट्रेशन टर्म का यूज किया जाता है। और कंसंट्रेशन टर्म से पहले हमने क्या किया था, मिक्सचर का फॉर्मेशन किया था, मतलब सॉल्यूशन को बनाया था। और सॉल्यूशन क्या था, होमोजेनस मिक्सचर। और जनरली मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। और मिक्सचर कैसे बनता है, एक या एक से ज्यादा जब कंपोनेंट मिक्स होते हैं तब जाके क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। तो कंसंट्रेशन टर्म को यूज क्यों करेंगे, तो बेटा जो हमारे पास जो मिक्सचर है, किसी भी चीज का कोई भी मिक्सचर, मान लो पेन है मेरे पास, मिक्सचर है, बहुत सारे कार्बन पार्टिकल से मिलकर बना है, प्लास्टिक से मिलकर बना है। अब इसमें जो कंपोनेंट्स है वो कितना क्वांटिटी में है, कितना प्रतिशत में है इस पूरा इसके कंपेरिजन में, मतलब ये जो मेरे पास कोई भी वस्तु है, अब ये किससे मिलकर बनी है, प्लास्टिक से या कार्बन से मिलकर बनी है, दैट्स इट। अब पेन है, ये जो भी है कितने कंपोनेंट से मिलकर बना है, इसके अंदर जो सब्सटेंस है उसका कितना प्रतिशत है, या फिर कितने अमाउंट में, कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उसके कैलकुलेशन के लिए हम इन कंसंट्रेशन टर्म्स को यूज करते हैं। ठीक है, दैट्स इट, समझ में आ गया वो जनरल। तो बेटा जी मेडिकेशन में यूज करते हैं, कोका कोला, पेप्सी, जो भी सॉफ्ट ड्रिंक पीते हो, मान लो इसमें कोक या मीठे का शुगर का कॉम्बिनेशन या कंसंट्रेशन ऊपर नीचे हो जाए तो आप पी पाओगे, नहीं। आप चाहे कोल्ड ड्रिंक इंडिया से खरीदो चाहे यूएस से खरीदो, टेस्ट आपको एक जैसा ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन क्या है, फिक्स रखी गई है। एक मेडिसिन है पैरासीटामोल, सबसे बेसिक मेडिसिन है, ठीक है, उसमें पैरासीटामोल का कितना, एसिटिल सिस्टीन का कितना कंटेंट यूज किया गया है जिससे बॉडी को नुकसान भी नहीं हो और बॉडी को फायदा हो, वो फीवर ठीक कर दे, हमारा पेन किलर की तरह भी या एनाल्जेसिक यूज भी हमारे मतलब यूज हम कर सकें। तो उसकी कंसंट्रेशन जो साइंटिस्टों ने डिफाइन की थी, ठीक है, वो भी हम जो प्रैक्टिकली या फिर हम कैलकुलेशन यूज करते हैं वो कंसंट्रेशन टर्म के टर्म फॉर्म में यूज करते हैं। सबसे बेसिक एग्जांपल ये आईवी फ्लूइड है जो आपने देखा होगा, ग्लूकोज की बोतल जो पेशेंट्स के चढ़ती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 0.9% NaCl होता है, नमक होता है, बाकी का जो कंटेंट होता है सॉल्वेंट वो क्या होता है, पानी होता है। ये NaCl और ये वाटर दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक सॉल्यूशन में फॉर्मेशन करते हैं, इसे हम आईवी फ्लूइड बोलते हैं। तो इसकी कंसंट्रेशन कैसे डिसाइड की गई है, वो डिसाइड की गई है कि बॉडी या हमारा जो ह्यूमन सेल होती है वो कितने इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर कितनी परसेंटेज NaCl को एजम कर सके, या फिर मतलब उसके लिए सुटेबल हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हर चीज कंसंट्रेशन टर्म्स पे डिपेंड है। जो भी लिक्विड देख रहे हो, जो भी आप कुछ भी देख रहे हो, एक फिक्स अमाउंट में मिलाया जाता है, ठीक है, और उससे मिक्सचर का फॉर्मेशन किया जाता है। परफ्यूम्स है, यूज करते हैं, कितना कंटेंट इसमें ऑयल डालना है, कितना परसेंट इसमें ऑयल डालना है, कितना परसेंट इसमें फ्रेग्रेंस डालनी है। यदि हम ज़्यादा ऑयल डाल देंगे तो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा, या फिर वॉट एवर, या फिर फ्रेग्रेंस ज़्यादा डाल देंगे तो हर कोई के सर दुखेगा या फिर नाकों में से पानी निकलेगा। ठीक है, तो एक फिक्स कंसंट्रेशन होना जरूरी है जो एक हर किसी भी इंसान के लिए सुटेबल हो। शैम्पू है, शैम्पू में जो कंटेंट यूज लिया जाता है, साल्ट या जो साल्ट है वो यूज लिया जाता है, वो भी किस बेसिस पे लिया जाता है कि भाई बॉडी को हार्म नहीं करे, हमारे बालों की सफाई हो जाए, वॉट एवर, डैंड्रफ फ्री हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो बेटा जी हर जगह कंसंट्रेशन टर्म्स का यूज किया जाता है। तो रियल लाइफ जो आपको मैं बता रहा हूँ वो ये है, ठीक है, इस बात का हमेशा याद रखना। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म। पढ़ने से पहले हम मोल कंसेप्ट को पढ़ते हैं। सबसे ब्रीफ उसका मैं एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ब्रीफली हम इसको समझने वाले हैं। मोल कंसेप्ट क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि बेटा 1 दर्जन केले ले आओ, तो आप कितने केले लेके आओगे, 12। मैं बोलूँ 1 पेयर ऑफ शूज़ ले आओ, तो कितने शूज़ लेके आओगे, 2, मतलब एक एक जोड़े। ठीक है, उसी तरीके से केमिस्ट्री में एटम्स, आयन, पार्टिकल्स, इनके संख्या या नंबर्स के बारे में जानने के लिए, पढ़ने के लिए हम मोल कंसेप्ट को यूज करते हैं। तो एक मोल का मतलब क्या होता है, एक मोल का मतलब होता है 0.623 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि कार्बन का 1 मोल लेके आओ, कहीं से भी जाओ बच्चों, और मैं बोलूँ कि जाओ कार्बन का 1 मोल लेके आओ, तो 1 मोल में कितने एटम्स लाओगे कार्बन के, 6.023 10⁻23। ठीक है, बहुत बड़ा अमाउंट है।
23 का मतलब होता है इतने जीरो आगे लगाए हुए हैं, ठीक है। अब मैं तुमको बोलूँ कि तुम एक काम करो, ये तुम 1 मोल पेन लेके आओ, 1 मोल, तो ये पेन कितने लेके आओगे आप? 6.023 इंटू 10⁻23। ये आवोगाद्रो नंबर, एक साइंटिस्ट था आवोगाद्रो, उसने डिस्कवर किया था, तो इसे हम बोलते हैं आवोगाद्रो नंबर। तो आप इतने पेन से लेके आओगे। तो केमिस्ट्री में ऐसे यूज़ करते हैं। और जो मोल कंसेप्ट करेंगे हम 3 टर्म्स में यूज़ करेंगे, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल। मोल हम किसी भी टर्म्स में मतलब निकलवाया जा सकता है, मैं एग्जामिनर के थ्रू। तो टर्म से मास, तो मास के टर्म में मोल निकालेंगे तो n बराबर W/mw होता है, ठीक है, जिसे W का मतलब होता है मास या वेट, और जो mw है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मोलिकुलर वेट को रिप्रेजेंट करता है, मोलिकुलर वेट, ठीक है। फिर हम सेकंड टर्म और थर्ड टर्म की हम बात करते हैं। तो बेटा जी अब हम देखेंगे किसमें, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। यदि हमें वॉल्यूम दिया गया हो तो n बराबर 22.4/v, ये तब है जब हमें वॉल्यूम दिया गया हो, ठीक है। और ये जो कैटेगरी है, ये जो मोल है, ये होगा एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन में, या जो फॉर्मूला है फॉलो होगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल। यदि हमें पार्टिकल दिया गया हो और उसमें मोल पूछा गया हो, तो मोल को आपको पता है एन से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा गिवन पार्टिकल, गिवन पार्टिकल अपॉन 22.4, 22.4 होगा नहीं, गिवन पार्टिकल अपॉन एन ए मतलब आवोगाद्रो नंबर, एन ए मतलब आवोगाद्रो नंबर, जिसे हम बोलेंगे 6.023 इंटू 10⁻23। तो हमें पार्टिकल दिया गया हो तो हमें क्या फॉर्मूला फॉलो करना है, यहाँ पे करना है एन बराबर गिवन पार्टिकल अपॉन 22 पार्टिकल अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23 आवोगाद्रो नंबर। तो ये 3 टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं, ठीक है। ये है मोल कंसेप्ट की टर्म्स, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा ब्रीफली इसको पढ़ना था, कंसंट्रेशन टर्म से पहले तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब बारी आती है कंसंट्रेशन टर्म्स की, कि कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है। तो कुछ टर्म्स होती है जैसे W/W, मास बाई मास, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास बाई वॉल्यूम, मोलरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। ये टर्म्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, इनके क्वेश्चन भी करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन टर्म्स के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? प्रतिशत निकालना पड़ता है, परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन, जिस भी टर्म्स की आपको परसेंटेज पूछा गया है, उसका फॉर्मूला क्या होगा? गिवन क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ गया कि क्या कहना चाह रहा है मास्टर। तो बेटा जी सबसे पहले हम देखेंगे कंसंट्रेशन टर्म होता क्या है। तो बेटा कंसंट्रेशन टर्म्स जो है वो 2 बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। कंसंट्रेशन टर्म जनरली 2 टाइप्स पे डिपेंड करती है। एक तो होती है कंसंट्रेशन टर्म जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट हो, एक होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। 2 टाइप की टर्म्स होगी, एक होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट, एक होती है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स का मतलब होता है कि ऐसी कंसंट्रेशन टर्म जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती हो, मतलब टेम्परेचर यदि हम उसमें डाल दिया जाए, टेम्परेचर के केस में हम उसको रख देते हैं तो उसमें कोई ना कोई चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। बट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, उसे टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता है बिल्कुल भी, कितना ही टेम्परेचर बढ़ा लो घटा लो कुछ भी कर लो, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो 2 टाइप्स की हम टर्म्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा जी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स को हम ये बोल सकते हैं दोज कंसंट्रेशन टर्म्स हुज वैल्यू चेंज विद द टेम्परेचर। तो ऐसी टर्म्स जिसकी वैल्यू चेंज हो जाती है टेम्परेचर के प्रेजेंस में। जैसे तुम पढ़ते नहीं हो तुम, ठीक है, अब मैं तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ा दूँ तुम्हें पीट पाट के, तो तुम्हारी वैल्यू चेंज हो जाएगी, मतलब तुम पढ़ने लग जाओगे, तुम्हारा W इजिकल टू जो 0 आ रहा था, वर्क इजिकल टू 0, वो कुछ ना कुछ आने लग जाएगा। बट कई ऐसे ढेटे ऐसे नकटे स्टूडेंट्स भी होते हैं, तुम कितना ही पीट लो, मार लो, घसीट लो, कुछ भी कर लो, उसका टेम्परेचर बढ़ा दो पीट पीट के, तुम्हारा खुद का बढ़ा लो, फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वैसे ही बेटा ये नकटी टर्म्स भी होती है कुछ, जिसे बोलते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट में क्या क्या आता है? W/V, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ये होता है मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। और जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट आएगा तो दोज कंसंट्रेशन टर्म्स हुज वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें क्या आता है? मास बाई मास, मोल फ्रैक्शन और ppm, ये तीनों चीज़ें किस पे आती है? जिस पे टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो कभी भी पहचानना हो ना आपको कि टेम्परेचर डिपेंडेंट क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्या होगा, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट जो होता है ना, तो उसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा बेटा? वॉल्यूम जरूर मिलेगा। ये न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो इस पे जरूर आपको क्या मिलेगा? इस पे नीचे
अंश जो हर जो भी होता है हिंदी में बोलते हैं, नीचे आपको वॉल्यूम जरूर मिलेगा। तो जिसमें नीचे आपको वॉल्यूम मिले समझ जाओ कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पर उस टर्म्स पे फर्क पड़ने वाला है, सीधी सी बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आप देखो इसमें नीचे क्या आ रहा है, वी आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, इसमें वी आ रहा है। तो ऑफकोर्स ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यहाँ पे कोई वॉल्यूम का कुछ भी मतलब नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपके दोनों तरीके से ये समझ में आ गया होगा कि टेम्परेचर पे किस पे इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का किस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम टेम्परेचर, सॉरी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं। तो पहला कंसंट्रेशन टर्म है W/W%, जिसे हम बोलते हैं मास बाई मास परसेंटेज। ठीक है, मास बाई मास या फिर मास परसेंटेज इसे बोला जाता है। ठीक है, इसको हम समझते हैं क्या होता है। तो बेटा जी ये क्या होता है W/W, मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, W/W% भी लिख सकता हूँ इसको, जिसे हम बोलते हैं मास प्रतिशत या मास परसेंटेज जिसे हम बोलते हैं। ये क्या होता है, द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मैंने 100 ग्राम कोई भी सोल्यूशन ले लिया, जैसे कि मान लो मेरे पास ये बोतल है, ये 100 ग्राम, मतलब इसके अंदर मैंने सोल्यूशन लिया हुआ है। अब इसके अंदर जो ये क्या है, सोल्यूशन है। सोल्यूशन आपको पता है किस चीज़ से मिलकर बना होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, ये सॉल्वेंट, ये सोल्यूशन है। इसमें क्या क्या चीज़ हो सकती है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब मान लो 100 ग्राम क्या है, सोल्यूशन है, कंप्लीट सोल्यूशन है। तो इसमें सोल्यूट की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है वो क्या बताएगा, W/W बताएगा। ठीक है, W/W बताएगा। अब इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, सोल्यूट भी लिया गया है, वो किस में लिया जाता है, ग्राम में लिया जाता है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। और जो सोल्यूशन भी होगा वो किस में होगा, ग्राम के अंदर होगा, लीटर में मिलीलीटर में नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बोतल दिखाया तो ये मिलीलीटर लीटर में कंसिडर करेंगे, बट मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेटा जी इसका फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, W/W% इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब सोल्यूट सॉल्वेंट के बारे में मत पूछना, पहला लेक्चर जाके देख लो क्या है। इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज बेटा मेडिकेशन में, सब चीज़ों में होता है। जैसे मैंने तुमको एक मेडिसिन दिखाई गई है, मैंने आपको ये मेडिसिन दिखाई है, कुछ नहीं, दाद खाज खुजली की मेडिसिन है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि मिकाकोनाजोल नाइट्रेट क्रीम 2% W/W, W/W मतलब 2% W/W। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये टोटल सॉल्यूशन कितना हुआ, ये 100 ग्राम का होगा, ये 100 ग्राम का होगा टोटल सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिला के। बट इसमें सोल्यूट का कितना परसेंट है, 2% है, और वो भी क्या है, W/W में, क्योंकि W हमें किस में लिया गया है, ग्राम में, और सॉल्यूशन भी हमें किस में लेंगे, इसको ग्राम में, इस वजह से W/W से हम बोलते हैं। उसी तरीके से ये एक ऑयल है, ठीक है, वाउंड ड्रेसिंग का एक ऑयल है, उसमें भी क्या होता है 0.3% W/W लिखा हुआ है। तो जो भी कंटेंट, जो भी सॉल्यूशन हम बना रहे हैं उसके अंदर सोल्यूट की कितनी क्वांटिटी परसेंट है W/W टर्म्स के अंदर, उसे हम बोलते हैं मास प्रतिशत बोलते हैं, उसे मास परसेंटेज बोलते हैं। ठीक है, अब इसके हम एक क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन के साथ समझते हैं। तो इसमें दिया गया है कि 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 10 ग्राम सोल्यूट, सोल्यूट कितना है, सोल्यूट कितना है 10 ग्राम, और सोल्यूट आपको पता है जो कम अमाउंट में होता है उसे हम सोल्यूट बोलते हैं। ठीक है, जो घोला जाता है उसे हम सोल्यूट बोलते हैं, जिसमें घोला जाता है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं, और ज़्यादा अमाउंट में होता है। ठीक है, फिर कितना इसको कितने में डिजोल्व कर रहे हैं हम, इसको हम सॉल्वेंट में डिजोल्व कर रहे हैं, सॉल्वेंट में डिजोल्व कर रहे हैं। कितना सॉल्वेंट लिया है, 90 ग्राम, और सॉल्वेंट ऑफ कोर्स क्या होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, ज़्यादा मात्रा में होगा। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि 10 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, द मास परसेंट इन द सॉल्यूशन, मास प्रतिशत पूछ रहा है, मतलब W/W परसेंटेज पूछ रहा है। अब इसका फॉर्मूला क्या था बेटा, इसका फॉर्मूला ये था, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का मास कितना था, सोल्यूट का मास 10 ग्राम, और टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट, पूरा कंप्लीट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट किस किस से मिलकर बना होगा, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो ये तो क्या हुआ, सोल्यूट हुआ, और ये क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ, दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, सॉल्यूशन, इनटू 100 कर दी 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10%। तो हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 10। ठीक है, W/W% क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, ये हमारा आंसर है। और इस तरीके से हम W/W को निकाल पाते हैं, सबसे बेसिक एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट टर्म्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन ही है बेटा, इस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये पूछ रहा है व्हाट शुड बी द मास बाई वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन विच इज 20% ऑफ मास बाई मास। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ठीक है, ये बेटा पूछा गया है W/V के, तो इसको हम आगे वाले कंसेप्ट में पढ़ेंगे, एक मिनट रुको। ठीक है, हम इसमें नहीं, इससे आगे वाले में पढ़ेंगे उस क्वेश्चन को। ठीक है, पहले आप ये समझते हैं। तो सेकंड टर्म हमारे सामने आती है वॉल्यूम परसेंटेज। क्या आती है? वॉल्यूम परसेंटेज। नाम से पता चल रहा है, कभी भी वॉल्यूम परसेंटेज दिमाग पे आए तो V/V को याद रखना। V/V प्रतिशत को हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम प्रतिशत बोलते हैं। जिसमें ऊपर वाला V क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट का होगा। नीचे वाला V क्या होगा? सॉल्यूशन का होगा। और हमेशा याद रखना, जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो लीटर में लीटर पे ही बात करेंगे हम। और जब W/W या मास प्रतिशत की हम बात करेंगे तो ग्राम किलोग्राम में बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वॉल्यूम में क्या आ जाता है? मिलीलीटर आ जाता है, लीटर आ जाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, क्योंकि हम सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होगा? दो कंपोनेंट से, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, और जो कम मात्रा में होगा उसी की कंसंट्रेशन निकाली जाती है, क्योंकि हमें पता करना होता है कि जैसे मान लो मेरे पास ये पानी की बोतल है, 1 लीटर पानी की बोतल है। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है वॉल्यूम प्रतिशत का। ठीक है, मैंने सॉल्यूशन बनाया है। अब क्या पता है मीठा सॉल्यूशन है, खारा है, नमक डालूंगा तो खारा हो जाएगा, चीनी डालूंगा तो मीठा हो जाएगा, क्या पता क्या है, आई डोंट नो। ठीक है, चलो हम मान लेते हैं कि एक लवणीय जल है, एक तरीके से साल्टी वाटर है, मतलब इसमें नमक डाला हुआ है। अब इतनी बड़ी बोतल में मैंने इतना सा नमक डाला है। अब इतने से नमक की कंसंट्रेशन कि भाई कितना डाला है इस सोलवेंट के मुकाबले, सॉल्यूशन के मुकाबले, तो उसके लिए हम यूज करते हैं V/V। क्या? V/V, आयतन, आयतन प्रतिशत को हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि लिया गया है मिलीलीटर में इंटू 100। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन देखते हैं आगे। ये पूछ रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। क्या कैलकुलेट करवा रहा है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, परसेंट ऑफ ए सॉल्यूशन 50 ml ऑफ एल्कोहल इन 60 ml ऑफ वाटर। तो बेटा 15 मिलीलीटर क्या है? इसमें एल्कोहल है। ठीक है, और 60 मिलीलीटर क्या है? वाटर है। 16 मिलीमीटर क्या है? वाटर है। अब तुम दिमाग लगाओ कि इसमें सोल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। तो सीधा सा सिंपल सा आंसर है कि जो कम अमाउंट में होगा उसे हम सोल्यूट बोलते हैं। तो ये क्या हुआ बेटा? सोल्यूट हुआ। ठीक है, और ये क्या हुआ? सॉल्वेंट हुआ सॉल्वेंट। अब जब सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिक्स हो जाएंगे, तो क्या बना लेंगे? सॉल्यूशन। तो हम दोनों को इनको मिक्स कर देते हैं। इनको हम दोनों को मिक्स करते हैं। 15 + 60 = 75 मिलीलीटर। ये क्या बन गया? सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, हमें क्या पूछ रहा है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट निकाल के बता। तो बेटा जी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन इन मिलीलीटर में। तो सोल्यूट क्या होगा? वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंट हम निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना हुआ? 15 मिलीलीटर, और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मतलब दोनों का मिक्स कितना हुआ? 75% इंटू 100। जब इसे सॉल्व करेंगे हमें, तो हमें पास जो आंसर आएगा वो आएगा 20%। क्या आएगा बेटा? 20%। तो ये टर्म्स यूज की जाती है, V/V टर्म्स यूज की जाती है। इतने मेडिसिन देखना, पीने की दवाइयाँ देखना, कफ सिरप देख लो, नॉर्मल IV फ्लूइड्स देख लो, उसमें V/V लिखा हुआ जरूर मिलेगा। तो इसी टर्म्स के बेसिस पे उन चीज़ों को बनाया जाता है, और इसलिए इन टर्म्स को पढ़ा जाता है, क्योंकि कल जाके आप डॉक्टर बनोगे तो आपको आइडिया होना चाहिए V/V परसेंट क्या होता है, W/W क्या होता है। वहाँ आपको दोबारा थोड़ी पढ़ाएगा, प्री मेडिकल दोबारा थोड़ी पढ़ाएगा कि भाई आप नीट में नहीं पढ़ के आए हो, तो आप एक काम करो, हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ा देते हैं आपको। या फिर कोई भी इंजीनियर बनेगा तो वो भी लैब में काम करेगा, या फिर कुछ भी फर्स्ट ईयर में सभी केमिस्ट्री वगैरह लैब में काम करते हैं। कोई भी तुम केमिकल बना रहे हो, वॉट मेडिसिन बना रहे हो, जो भी है, तो उसमें तो यूज़ होगा ना। तो इस वजह से आपको ये भी एक प्रिपरेशन चल रही है आपको डॉक्टर बनाने की। मेडिकल कॉलेज में तो आप प्रोफेशनली पढ़ोगे मेडिकल साइंस, बट उससे पहले इन टर्म्स का कहाँ यूज़ किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आई होप आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। सबसे बेसिक एग्जांपल लिए, आगे हम बहुत इंटरेस्टिंग नीट के PYQ, जेईई मेंस के PYQ सॉल्व करने वाला है। साथ में बने रहना, लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब शेयर कर दो बेटा वीडियो को।
और बहुत ही इंटरेस्टिंग और देसी तरीके से पढ़ेंगे, कोई केमिस्ट्री का वो ही नहीं करेंगे माथा पर। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट पूछ रहा है W/V प्रतिशत, मतलब W ऊपर आ गया तो वो क्या बता रहा है, मास को बता रहा है। नीचे क्या आ गया, V आ गया, नीचे V आ गया तो क्या बता रहा है, वॉल्यूम को बता रहा है। और जो ऊपर आता है उसे हम लिखते हैं सोल्यूट। क्या लिखेंगे, सोल्यूट। और नीचे जो आता है, नीचे जो आता है उसे हम क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। बस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हम सॉल्वेंट लिखते हैं, अदरवाइज सॉल्यूशन लिखते हैं, वो भी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, और हमें पता है जब वॉल्यूम टर्म आ जाती है तो वॉल्यूम अपने साथ में दहेज में क्या लाता है, मिलीलीटर को लेके आता है या लीटर को लेके आता है, ध्यान रखना हमेशा। तो W/V, कभी भूल जाओ W/V क्या होता है। तो W बेटा ऊपर आ रहा है तो W मतलब वेट या फिर मास, और ऊपर जो आता है वो छोटा आता है, क्या आता है, सोल्यूट। और नीचे आ गया वॉल्यूम, वॉल्यूम है तो इसका मतलब वो बड़ा है, बड़ा है तो या तो सॉल्वेंट आएगा, सॉल्यूशन आएगा। तो जनरली सॉल्यूशन ही आता है। और जब वॉल्यूम आता है तो मिलीलीटर में आता है या लीटर में आता है, और जब वेट आता है या मास आता है वो ग्राम में आता है, किलोग्राम में आता है। बस इतना सिंपल सा फॉर्मूला, याद करने तक की जरूरत नहीं है। W/V दिख जाए फॉर्मूला घुसा दो, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर 100, दैट्स इट। ठीक है, आई अब आपके समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, इसका क्वेश्चन बेटा पीछे था, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, एक मिनट रुको, ये रहा। ठीक है, ये पूछ रहा है व्हाट शुड बी मास बाय वॉल्यूम, व्हाट शुड बी मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। आगे समझ में क्वेश्चन, व्हाट शुड बी मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज 20% ऑफ मास बाय मास। मास बाय मास मतलब W/W। ठीक है, सॉल्यूशन विच इज 20% ऑफ मास बाय मास। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, डेंसिटी दी हुई है बेटा इसमें, डायरेक्ट क्वेश्चन को थोड़ा टफ कर दिया, इसमें डेंसिटी घुसा दी। अभी हम करते हैं इसको सॉल्व। तो ये पूछ रहा है व्हाट शुड बी, व्हाट क्वेश्चन मार्क क्या निकलवा रहा है, ये W/V। तो सबसे पहले कुछ भी मत करो, कोई भी तरीके का न्यूमेरिकल होगा, सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला ही आपको बता देगा किस किस प्रोसेस में हमें जाना है। तो W/V%, इसका फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और जब वॉल्यूम टर्म्स हम यूज करेंगे तो किस में यूज करते हैं, मिलीलीटर में, और इनटू 100। आ गया समझ में, इनटू 100। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है बस। अब करते हैं, देखो पुट इसके अंदर। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया गया है, मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया गया है, बताओ मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया है, क्वेश्चन में ही नहीं। पर क्वेश्चन में क्या है, डेंसिटी है। अब डेंसिटी का फॉर्मूला भी आना चाहिए, डेंसिटी जो है D/M/V, D/M/V। ठीक है, जो कितनी दी गई है बेटा, 1.02 ग्राम पर मोल। ठीक है, M/V। ठीक है, अब इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बेटा 20% मास बाई मास दिया हुआ है, 20% मास बाई मास दिया हुआ है, 20%। ठीक है, और इसमें डेंसिटी कितनी है, M/V। तो बेटा मैं इस वॉल्यूम को बाहर लिख दूंगा, ठीक है, और M/D यहाँ पे लिख दूंगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को लिख सकता हूँ, जो मैं वॉल्यूम को बाहर निकाल दूंगा, ऑफकोर्स लिख सकता हूँ। तो वॉल्यूम क्या हो, तो बच्चों डेंसिटी मतलब D/M/V, यहाँ पे डेंसिटी दी गई है, इसी से ही हमें क्या निकल सकता है, यहाँ पे मास निकल सकता है, इससे हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। पूछा क्या गया है, W/V पूछा गया है। W क्या है, मास ऑफ सोल्यूट, जो कि दिया हुआ है मेरे को 20%। ये क्या है बेटा, मास ऑफ सोल्यूट है। ठीक है, तो आप पूछोगे सर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा। तो बेटा जी देखो 20% किसके अंदर मिलाएगा, 100 मिलीलीटर विलियन के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, तब जाके एक सॉल्यूशन बना है, सॉल्वेंट के अंदर, सॉरी, कंप्लीटली 100% क्या बनेगा, 100 मिलीलीटर क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो 20% मिलाएगा तो 80% सॉल्वेंट होगा, तब जाके 100 मीटर का क्या मिलेगा, हमें सॉल्यूशन मिलेगा। तो बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, दिया क्या गया है, सोल्यूट। सॉल्वेंट का पता कैसे करेंगे, इसके अलावा जितनी भी इसमें क्वांटिटी होगी वो क्या होगी, सॉल्वेंट होगी, और दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, सॉल्यूशन बना लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया है, D/M/V, मतलब डेंसिटी दी गई है। हम इससे क्या निकाल सकते हैं, हम इससे V निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 20%।
तो ये मैं 20% यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो V बराबर m/d। पहले हम डायरेक्ट फॉर्मूला ही एक बार बना लेते हैं, उसके बाद में करते हैं। तो ये हो गया मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, m/d। क्या लिख सकता हूँ, m/d। m क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी इंटू 100। और जब पता है हम नीचे बटा में, तो हम इसे ऊपर ले जा सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू डेंसिटी इंटू 100। ये क्या निकल सकता है, W/V% हमें निकल सकता है, ठीक है। तो बेटा जी इसमें हमें मास ऑफ सोल्यूट लिखना है, कितना हुआ 20, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ 100 मान लो, इंटू डेंसिटी कितना हुआ है 1.02 और इंटू 100 करते हैं। तो जब इनको ये आपस में कटी जाएंगे तो ये क्या आंसर आएगा बेटा इसका 20.4%, ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन में डायरेक्ट मास ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट नहीं दिया होगा, उसमें कुछ ना कुछ आपको हिंट दी गई होगी, डेंसिटी दी है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला हमें आना चाहिए। डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम होता है। वहाँ से हमने क्या निकाल लिया, वॉल्यूम, और वॉल्यूम की जगह m/d हमने लिख दिया और इंटू ये फॉर्मूला आपके सामने ही। तो ये क्या है बेटा, मास बाय वॉल्यूम का एक फॉर्मूला है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं और इनको हम समझना है, ठीक है। तो W/V का मतलब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ ए सॉल्यूशन इज डिस्क्राइब 10% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, उस सॉल्यूशन में कितना होता है 10% तो ग्लूकोज है पानी के अंदर बाई मास। इसका मतलब क्या हुआ, तो 10% ग्लूकोज, 10% ग्लूकोज है किसी सॉल्यूशन में, और सॉल्यूशन कितना लेंगे हम 100 मिलीलीटर लेंगे। ये हमें कंसिडर करना है हमेशा। जब 10% इसमें ग्लूकोज है तो 90% क्या होगा, इसमें वाटर होगा। 90% क्या होगा, वाटर होगा। ये दोनों आपस में मिलके 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे। इतना समझ में आ रहा है। तो ये पूछ रहा है कि डिस्क्राइब एज द 10% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर मास बाई, इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, डिजोल्व इन 10 ग्राम ऑफ वाटर, गलत। 10 ग्राम ऑफ वाटर में ही ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन क्या बनेगा बेटा, ये तो गलत है, ठीक है। फिर बी की हम बात करें, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन डिजोल्व इन 90% ऑफ वाटर, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें 100 मिलीलीटर क्या बनाना है, सॉल्यूशन बनाना है। तो उसके लिए जो सोल्यूट सॉल्वेंट होंगे दोनों आपस में मिलेंगे और 100 मिलीलीटर का फॉर्मेशन कर देंगे। यहाँ पे कितना हो रहा है, 10 ग्राम ग्लूकोज हो रहा है, 10 ग्राम वाटर हो रहा है, 20 ग्राम का 20 मिलीलीटर का सोल्यूशन बनेगा, जो पॉसिबल नहीं है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। डेफिनेशन कहती है 100 मिलीलीटर का सोल्यूशन बनेगा। बट सेकंड जो ऑप्शन है, 10 ग्राम ग्लूकोज डिजोल्व हो रहा है 90 ग्राम ऑफ वाटर इज मेकिंग ऑफ 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, तो बिल्कुल सही है। 100 मिलीलीटर मान लो या फिर ग्राम में ले लो, बात तो एक ही है, मिलीग्राम में ले लो, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। सी कह रहा है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो बेटा जी ये तो 110 ग्राम का बन जाएगा, जो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए 100 मिलीलीटर, हम आइडल एक वैल्यू लेके चलते हैं। डीएम से कह रहा है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन 1000, तो बेटा जी ये क्या हो गया 1010 ग्राम का हो गया, पॉसिबल ही नहीं है, गलत स्टेटमेंट है। तो बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है पीपीएम। पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। पीपीएम इज द टर्म यूज इन द केमिस्ट्री डिनोट वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट। तो इसका यूज कहां किया जाता है, जब वेरी लो कंसंट्रेशन में सोल्यूट प्रेजेंट हो। ये पानी है, इस पानी में इतना सा नमक डाल दूं, इतू सा, और इसकी कंसंट्रेशन में निकालना चाहूं, मैंने पानी ले लिया, मैंने इतना सा नमक डाल दिया या फिर 2 दाने चीनी के डाल दिए, अब मैं तुमको दे रहा हूं लो बेटा इसकी कंसंट्रेशन निकाल के लाओ, तो फिर कौन सी टर्म्स आप यूज करोगे, वह पीपीएम। जब सोल्यूट जो नेग्लेट बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट हो, तब हम क्या यूज करेंगे, पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन को यूज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तब हम क्या यूज करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन को यूज करेंगे, ठीक है। जब बहुत नेग्लेक्ट अमाउंट या बहुत नील अमाउंट में हम क्या लेते हैं, सोल्यूट लेते हैं। समुद्र है, समुद्र में बोलूँ कि कितना फ्लोराइड प्रेजेंट है, समुद्र तो इतना बड़ा होता है, बट फ्लोराइड तो होगा इतना सा ही उसके कंपेरिजन में,
तब हम उसकी कंसंट्रेशन निकालने के लिए क्या यूज़ करते हैं, पीपीएम को यूज़ करते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी टर्म्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पूछ रहा है पीपीएम इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन एवरी 10⁻⁶ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो सोल्यूट होंगे वो किसके बराबर होंगे, 10⁻⁶ के बराबर होंगे, सॉल्यूशन के बराबर होंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ पीपीएम का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मास ऑफ सोल्यूट ग्राम के अंदर, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम के अंदर इंटू 10⁻⁶। ये 10⁻⁶ है बेटा, क्या है 10⁻⁶। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻⁶ से। क्यों करेंगे, क्योंकि जो सोल्यूट की जो अमाउंट है बहुत ही बिल्कुल कम है, नील है, मतलब नील बट्टा सन्नाटा है, समझ लो। ठीक है, तो बेटा जी मैं आपके लिए स्टेटमेंट भी लाऊं, ड्रिंकिंग वाटर, इसका यूज कहाँ किया जाता है, डेली लाइफ में कहाँ पे यूज करेंगे इसको, ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड या आर्सेनिक की मात्रा, जो आप पानी पी रहे हो, ये जो पानी है इसमें कितना फ्लोराइड है, कितना आर्सेनिक है, कितना हार्मफुल कोई भी सब्सटेंस मिला हुआ है, उसको निकालने के लिए हम पीपीएम का यूज करेंगे। पीपीएम का यूज कहाँ होता है, सबसे कम अमाउंट पे जो सोल्यूट पाया जाता है। ठीक है, या एयर पोल्यूशन में हम गैसेज जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इनका कंटेंट, क्योंकि एयर होती है मल्टीपल गैसों का ग्रुप होता है। ठीक है, उसके अंदर कितनी छोटी अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड होगी या सल्फर डाइऑक्साइड होगी, उसको निकालने के लिए हम पीपीएम यूज करते हैं। कभी भी आप ट्रैफिक में कहीं पे भी देखना जहाँ पे आपको पोल्यूशन वाला बोर्ड दिखेगा ना रोड पे, जो आपको पोल्यूशन बताया भाई कितना यहाँ पे पोल्यूशन है, वो पीपीएम के अंदर वैल्यू देगा आपको, ध्यान रखना ये। ठीक है, स्विमिंग पूल में क्लोरीन, स्विमिंग पूल में हम नहाने तो जाते होंगे, आज ब्लू है पानी पानी, तो उसके अंदर क्लोरीन मिलाते हैं उस पानी को साफ करने के लिए। ठीक है, तो क्लोरीन कितना सा मिलाएगा, इतना बड़ा स्विमिंग पूल है, जरा सा क्लोरीन से इतना मिलाया जाता है, तो उसमें कितना क्लोरीन मिला रहे हैं, उसकी कंसंट्रेशन हम जानना चाहें तो हम पीपीएम का यूज करेंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ब्लड टेस्ट के अंदर ट्रेस सब्सटेंस। कोई भी ब्लड टेस्ट है, मान लो इतना आपने क्या ले लिया, ब्लड सैंपल ले लिया, अब सेल्स कितनी होती है नेकड आई से देख ही नहीं सकते, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से हम देखेंगे तो बहुत ही नेग्लिजिबल, तो उसके अंदर डब्ल्यूबीसी कितनी है, टीएलसी कितनी है, आरबीसी कितनी है, उसको निकालने के हम पीपीएम का यूज़ करते हैं। ये डेली लाइफ रियल एग्जाम्पल है, पीपीएम वास्तव में कहाँ यूज़ किया जाता है, क्यों पढ़ाया जा रहा है तुम समझ लो, आगे डॉक्टर बनोगे तो भाई साहब पैथोलॉजी तो पढ़ोगे, पैथोलॉजी में काम आएगा भाई ये। ठीक है, फार्माकोलॉजी में काम आएगा। ठीक है, अगर पानी में 1 मिलीग्राम इम्प्योरिटी है और 1 लीटर वाटर में है तो प्रतिशत बहुत छोटा आएगा। ये 1 लीटर क्या है बेटा, वाटर है, अब इसमें 1% मैंने कोई भी इम्प्योरिटीज मिक्स कर दी। अब तुम पता करना चाहते हो कितनी % इसमें इम्प्योरिटीज है, तो उसके लिए हम पीपीएम यूज़ करेंगे, उसके लिए हम पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन टर्म्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंपल सा रिलेटेबल एग्जाम्पल और देख लो। सोचो एक बड़ा पानी का टैंक है जिसमें 1 बूंद इंक डाल दी मैंने, बड़ा पानी का टैंक है, स्विमिंग पूल मान लो, 1 बूंद इंक डाल दी, अब हमें पता नहीं है कितनी बूंद इंक डाली है, तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी है पानी के मुकाबले, उसको निकालने के लिए पीपीएम का यूज़ करते हैं। तो इंक बहुत कम है लेकिन फिर भी मौजूद है, नेग्लिजिबल अमाउंट में बट फिर भी मौजूद है, तो ऐसी टीनी क्वांटिटी को बताने के लिए पीपीएम यूजफुल यूनिट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो बेटा जी इसका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोग्राम ऑफ सी वाटर, 1 किलोग्राम हमने ले लिया समुद्र का पानी, समुद्र का पानी ले लिया 1 किलो या 1 लीटर मान लो। ठीक है, सैंपल कंटेंट 10 मिलीग्राम ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन। अब इसके अंदर कितना है, तो ये तो क्या हो गया बेटा 1 किलोग्राम दिया गया है, तो ऑफकोर्स ये क्या हो गया सोल्यूशन है एक तरीके से। ठीक है, इसमें कितना मिला रहे हैं हम 6 मिलीग्राम, क्या मिला रहे हैं, ऑक्सीजन को डिजोल्व कर रहे हैं, क्योंकि समुद्र में एक्वाटिक एनिमल होते हैं, उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन से मिलती है। डिजोल्व ऑक्सीजन, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द सैंपल इन पीपीएम, कंसंट्रेशन कितनी होगी इस ऑक्सीजन की, पीपीएम में निकालो। इसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था मास ऑफ सोल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 10⁻⁶। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना होगा बेटा, ये रहा, मास ऑफ सोल्यूट कितना होगा 6 मिलीग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन 1 किलोग्राम। तो बेटा जी इसको मैं ले लेता हूँ 1 किलोग्राम ले लेता हूँ इंटू 10⁻⁶, इंटू 10⁻⁶। ठीक है, अब मुझे या तो इसको मिलीग्राम को किलोग्राम में लिखना पड़ेगा या फिर मेरे को इसको मिलीग्राम में लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की यूनिट मुझे सेम करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ बेटा जी, इसी को मिलीग्राम में लिख देता हूँ, 6 मिलीग्राम है, 1000 किलोग्राम को मैं लिख सकता हूँ 10⁻⁶, और इधर भी होगा 10⁻⁶, दोनों आपस में कट जाएंगे तो कितना आएगा बेटा 6 मिलीग्राम। तो पीपीएम की जो वैल्यू है ऑक्सीजन जितना डिजोल्व है इन पीपीएम वो कितना होगा 6 पीपीएम। ये यूज होता है, देख लो कंसंट्रेशन टर्म का।
टीचर पढ़ा देते हैं बच्चे को, पढ़ते जाओ, रटते जाओ, ऐसे तैसे करवाते जाओ। भाई रियल लाइफ से जोड़ के चलोगे ना, अच्छे से समझ में आएगी। साइंस बहुत इंटरेस्टिंग है। अब नहीं पढ़ोगे, मेडिकल कॉलेज में प्रॉब्लम आएगी, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रॉब्लम आएगी। मैं तो बहुत अलग लेवल पे बात कर रहा हूँ। आगे बीएससी एमएससी कुछ भी करोगे, वॉटएवर, साइंस से जुड़े हो, केमिस्ट्री से, तो प्रॉब्लम आएगी। पढ़ लो, समझ लो यार, रियल लाइफ चीज़ें। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड हमसे पूछ रही है, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन, जिसे हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा साइन होता है काई, ऐसा साइन होता है काई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मान लो मैंने कोई भी एक सॉल्यूशन लिया, उसमें मैंने ए कंपोनेंट मिला दिया, ठीक है, अब उसमें मैंने बी कंपोनेंट भी मिला दिया, ठीक है। अब मुझे एक ही कंपोनेंट का मोल निकालना हो, जैसे निकालना है द रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट। जैसे मुझे इसका निकालना हो ए का, तो ए का मोल निकालूंगा, तो मोल को किससे रिप्रेजेंट करूंगा? स्मॉल एन से। इसमें बोलते हैं एन ए, मतलब कंपोनेंट, मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए। इसका मुझे निकालना है तो इसी को मैं ऊपर रखूंगा एन ए, क्योंकि मुझे इसी का ही निकालना है, अपॉन एन ए प्लस एन बी, मतलब मोल ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ए और बी से मिलकर बना है और मुझे किसका निकालना है? ए का। तो एन ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, या फिर मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ एन टी। टी मतलब टोटल ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ टोटल इनटू 100 मान लो। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन हो गया। उसी तरीके से मैं इस बी का निकालना चाहता हूँ, तो बी का कैसे निकलेगा? इसको मैं शो करूंगा एन बी से, ठीक है। तो जिसका निकालना चाह रहा हूँ उसे मैं ऊपर लिखता हूँ न्यूमरेटर में, और फिर नीचे लिख दूंगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये क्या हो गया? एन बी का हो गया। अब मान लो मैं एक और कंपोनेंट मिला देता हूँ इसमें। तुम कह रहे हो सर मान लो ए और बी मिला रहे हैं, हम सी भी मिला देते हैं। तो सी भी मिला देंगे तो कुछ नहीं बेटा, एक और ऐड कर दो एन सी, ठीक है। तो एन ए का निकालना है तो एन ए ऊपर रख दो, नीचे टोटल लिख दो। एन बी का निकालना है तो एन बी को ऊपर रख दो, टोटल रख दो। एन सी का निकालना है तो एन सी ऊपर रख दो और बाकी टोटल लिख दो। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन है, बस, और कुछ नहीं है। कोई रटने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं। इसका क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। अब ये बताएगा नहीं क्या है। देखो इसने लिया गया मोल फ्रैक्शन, मतलब ये हमसे क्या निकलना चाह रहा है? काई। ये तो हमको क्लियर हो चुका है कि भाई हमसे क्या पूछ रहा है, काई के बारे में पूछ रहा है। तो मैं लिख देता हूँ ले भाई काई है। अब किसका पूछ रहा है वो हमें पता नहीं है। तो ये पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। तो 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि 1 मोल, 1 मोल। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है कि ये किस किस से मिलकर बना है? सॉल्यूशन मतलब सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिला हो। तो सॉल्यूशन किसका है? पानी का है, पानी का है। तो पानी को NH2 लिख सकता हूं मैं। हमारे पास किसका फॉर्मूला है? मोल फ्रैक्शन का, ठीक है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? काई बराबर Na अपॉन Na प्लस एन बी इंटू 100, ठीक है। मान लो मेरे को इसका निकालना है 1 मोलल ऑफ एक्वस सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो Na की वैल्यू कितनी है? n बराबर मोल, कितना दिया गया है? 1 मोल दिया गया है, ठीक है। नीचे भी Na आएगा, ऊपर Na था तो नीचे भी Na आएगा, ये लिख दिया। अब हमारे पास क्या है? ये क्या है? मोल्स ऑफ टोटल सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन किस किस से मिलकर बना होगा? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। सोल्यूट हमारे पास ये रहा। अब सॉल्वेंट किसको लेके आए? सॉल्वेंट मतलब बेटा एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मतलब पानी, जलीय, मतलब जल क्या है वहाँ पे? सॉल्वेंट एक तरीके से, ठीक है। जलीय सॉल्यूशन बना रहा है तो ऑफकोर्स उसमें सॉल्वेंट क्या होगा? पानी होगा, ठीक है। तो NH2O की वैल्यू, NH2O की मतलब पानी की वैल्यू कितनी होगी? पानी के मोल की वैल्यू कितनी होगी? तो मोल किससे निकालते हैं? N बराबर W अपॉन MW, ठीक है। तो ये कितना है? 1 मोल, और यहाँ पे इसका ये कितनी वैल्यू आ जाएगी? मोलिकुलर वेट ये तो 55.5 इसका क्या हो जाएगा? मोल्स हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 55.5, तो इसको ऐड कर देंगे तो ये हो गया 56.5। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी बी, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास टर्म्स आती है मोलैरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है मोलैरिटी, इसकी बहन होती है मोलैरिटी। दोनों सेम, मतलब थोड़ा सा फर्क होता है बट बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। ये इसका मतलब क्या होता है? मोलैरिटी, इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, बट मोलैरिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं।
ये अंतर आपको पता होना चाहिए। तो मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी ये कहती है कि द नंबर ऑफ ग्राम मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको फॉर्मूले समझते हैं। एम मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल्स की संख्या, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी और मोलैलिटी में एक ही फर्क होता है। मोलैरिटी, 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 एक होता है मोलैलिटी। ठीक है, फर्क कहाँ पे आ रहा है? फर्क आ रहा है आर और एल के अंदर। एल मतलब लीटर और इसका अपोजिट मान लो किलोग्राम में मान लो, बट मोलैरिटी में अपोजिट होता है। मोलैरिटी में हम लेंगे लीटर के अंदर। ऐसे याद करने की ट्रिक है मोलैरिटी में। बट एल आ रहा है, एल का मतलब लीटर होता है, बट लीटर को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? किलोग्राम में लेंगे। ठीक है, तो मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के जो मोल्स हैं प्रेजेंट किसके अंदर है? 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। उसे हम क्या बोलते हैं? मोलैरिटी बोलते हैं। इसकी यूनिट की मैं बात करूं तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स के लिए मोल आ गया, अपॉन सॉल्यूशन किसके अंदर? लीटर के अंदर, तो लीटर, मोल पर लीटर हो गया। और ये क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। क्यों है? क्योंकि बेटा जी नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है बेटा? वॉल्यूम आया गया। वॉल्यूम आया तो ऑफकोर्स ये क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसके हम आगे क्वेश्चन से देखते हैं। तो ये पूछ रहा है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज किस किस से मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन ब्लड कितनी दी है? 0.9 ग्राम लीटर। ठीक है, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इन द ब्लड? व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड? ठीक है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है m बराबर n अपॉन v। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ m बराबर n अपॉन v, और v जो वॉल्यूम है किस में आएगा? वो लीटर के अंदर आएगा। ठीक है, n बराबर n अपॉन v। तो ये पूछा गया है कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर कितनी है? 0.9। 0.9 ये क्या है बेटा? W दिया गया, मास दिया गया। ठीक है, व्हाट विल द मोलैरिटी? तो मोलैरिटी निकालने के लिए फॉर्मूला है m बराबर n अपॉन v। n क्या है? मोल की संख्या। मोल को कैसे निकालते हैं? n बराबर W अपॉन mw करके इंटू v कर देते हैं। ठीक है, W अपॉन mw। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे इसका मोल, तो इसके मोल निकलेगा n बराबर W अपॉन mw। तो W कितना है? 0.9। और mw किसका पूछ रहा है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का जो मोलिकुलर वेट होता है 180 होता है, और यहाँ पे लिख देंगे 180। और यहाँ पे जो नंबर आएगा वो किसका आएगा? वो आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। उस नंबर ऑफ मोल ग्लूकोज को यहाँ पे लिखेंगे। और वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम क्या है बेटा? 1 लीटर। वॉल्यूम क्या है? 1 लीटर, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्लूकोज का बनाया गया है इतने % उसके अंदर ये है, तो मोलैरिटी ऑफ द ग्लूकोज इन ब्लड, तो उसको हम लिखेंगे 1 लीटर। तो जो हमारे पास आंसर आएगा उसको सॉल्व करने में वो आएगा 0.005 मोल। ठीक है, यही क्या होगा? इसका आंसर होगा। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है वो है मोलैलिटी। मोलैलिटी से हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल m, उसे हम कैपिटल से कर रहे थे, इसको कर रहे थे स्मॉल m। इसमें जो वॉल्यूम आएगा सॉल्व, देखो बहुत इंटरेस्टिंग सी कंसेप्ट है इसके अंदर। मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल या नंबर ऑफ सोल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है बेटा, यहाँ पे आएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, बटा मास ऑफ सॉल्वेंट, बटा मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे जो लेंगे हम वो लेंगे सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं आएगा। और जो सॉल्वेंट लेंगे वो किस में लेंगे? किलोग्राम के अंदर लेंगे। ठीक है, किलोग्राम के अंदर लेंगे। ये क्या होता है? मोलैलिटी का एक फॉर्मूला होता है। इसकी जो यूनिट होती है, जब हम किलोग्राम में ले रहे हैं तो नीचे किलोग्राम आ जाएगा, ऊपर मोल के लिए मोल हम यूज करते हैं, तो ये क्या होगी? इसकी यूनिट होगी। तो ये बोला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के प्रेजेंट है, वो क्या होगी बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या होगी? मोलैलिटी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो ये पूछ रहा है यूनिट ऑफ मोलैलिटी। तो मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करूंगा, इसको n अपॉन W, क्योंकि हम यहाँ पे ले रहे हैं किलोग्राम के अंदर, ये लिख सकता हूँ। तो इसकी यूनिट क्या होगी? तो n को हम क्या लिख सकते हैं? n बराबर मोल बटा इसकी यूनिट क्या होगी? किलोग्राम। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ मोल, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ
मोल किलोग्राम इनवर्स, क्योंकि इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो इनवर्स में साइन आ जाता है। तो इसका बेटा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इन 1 मोलर ऑफ सॉल्यूशन दैट कंटेंट 0.5 मोलर ऑफ सोल्यूट देयर आर। तो ये पूछ रहा है 1 मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेंट 0.5% ऑफ 0.5 मोल ऑफ सोल्यूट देयर आर। ठीक है, 1 मोलर ऑफ सॉल्यूशन, तो मोलैलिटी बराबर क्या होता है, n अपॉन डब्ल्यू होता है, मतलब हम वेट जो लेते हैं सॉल्वेंट को किलोग्राम में लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है 1 मोलर ऑफ सॉल्यूशन, तो मोलैलिटी कितनी दी गई है, 1। ठीक है, अब इसमें मोल्स कितने दिए गए हैं, 0.5 मोल्स, ये लिख दिया मैंने। तो अब ये क्या निकल कर आ रहा है बेटा, क्या निकलवाना चाह रहा है, देयर इज, अभी हमसे वेट निकलवाना चाह रहा है किसका, सॉल्वेंट का, इन किलोग्राम में। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 0.5 मोल है। ठीक है, अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो W बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 इंटू 0.5। ठीक है, 1 इंटू 0.5, और नीचे W बराबर 1 इंटू 0.5 है, और ये कितना होगा बेटा, 1000 होगा, क्योंकि हम 1000 लेंगे, किलोग्राम में है तो मिलीग्राम के लिए। तो हमारे पास जो आंसर इसका आएगा वो क्या आएगा, 5 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्या होगा बेटा, 5 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि हमने किलोग्राम में लिया है, किलोग्राम को हमने किस में कन्वर्ट किया है, 1000 ग्राम में। मतलब मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 1 इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 1000। ठीक है, 1000 लिख सकते हैं। हमको वेट चाहिए तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या, मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये डिवाइड ही होगा। ठीक है, यहाँ से हम 0 हटा देंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सिंपल सा है, आराम से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम, तो बेटा जी हो गया है हमारा कंसेप्ट आज। तो आज हम पार्ट 2 में जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स थी, जितने भी जो कंसंट्रेशन टर्म्स की, उनको हम पढ़ चुके हैं।